नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा बुद्ध हम पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे। उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में हमने एक बेसिक इंट्रो देखा कि कब उनका जन्म हुआ, कौन उनके पिता थे, कौन माताजी थी और कहाँ के वो रहने वाले थे, कहाँ जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी। किनके साथ विवाह हुआ और महात्मा बुद्ध के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जो चार दृश्य उन्होंने देखे और उसके बाद उन्होंने सॉरी उसके बाद उन्होंने जो संन्यास लेने का जो निर्णय लिया, मतलब चार दृश्य जो देखे, वहाँ तक का जो इतिहास था वो हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। और इस क्लास में अब हम ठीक उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पूरी कहानी फॉर्मेट में है, तो आप बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ें। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, वैकेंसी आ चुकी है। अब धूम धड़ाके से जुट जाइए विद्यार्थियों, किसी प्रकार की कोई कोताही मत बरतिए। ठीक है, जितनी क्लासें मैंने पढ़ा चुका हूँ उन सबको कवर कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना कवर कीजिए और मेरे साथ साथ चलते रहिए। अपन अभी अक्टूबर चल रहा है और जो है मार्च तक अपन कोर्स पूरा करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, है ना। मार्च नहीं तो अप्रैल तक कर लेंगे और एग्ज़ाम जो है जुलाई में संभावित है होना, तो अपन उससे पहले पहले तक अपना कोर्स जो है पूरा करना। हाँ, पहले पहले क्या, उस तक तो अपन मतलब जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो उससे 2 महीने या 3 महीने पहले कोर्स पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग और प्यार मिला तो मैं क्लासों की संख्या भी बढ़ा दूंगा यदि आप चाहोगे तो। और यदि आप रोज़ की 2 क्लास ही चाहोगे तो मैं 2 ही आने दूंगा, वरना मैं 3 भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों का मुझे साथ मिलेगा तो मैं 3 करूंगा। ठीक है, चलो आइए अब हम बिना देर किए आज की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। आज की हेडिंग रहेगी महाभिनिष्क्रमण से महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण से महाभिनिष्क्रमण से और जो है संबोधि तक की यात्रा हम देखते हैं। आज जो ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ तक की यात्रा हम देख लेते हैं। संबोधि, महाभिनिष्क्रमण से संबोधि तक की यात्रा को आज हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए इसमें क्या होता है। जब 29 वर्ष के गौतम हो गए थे, तब उन्होंने रात्रि के समय अपनी पत्नी यशोधरा वह अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर बिना किसी की आज्ञा के चुपचाप रात को और गृह का त्याग कर देते हैं। यह जो गृह त्याग की जो घटना थी वो बौद्ध धर्म में और महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, अब डीडी कौशाम्बी एक ऐसे इतिहासकार हैं, उनका मानना ये था कि महात्मा बुद्ध का, या गौतम मैं अभी कहूँ, महात्मा बुद्ध अभी आगे कहलाएंगे, जब ज्ञान प्राप्त होगा उसके बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाएंगे। अभी इनका नाम क्या है? गौतम है। तो जो डीडी कौशाम्बी साहब है, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, भारत के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं। तो डीडी कौशाम्बी का मानना ये था कि गौतम का गृह त्याग करने का जो कारण था वो रोहिणी नदी के विवाद को लेकर उन्होंने अपने घर का त्याग किया था, यानी कि राजनीतिक कारण बताते हैं। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध जो है उरुवेला उरुवेला नहीं गए, उससे पहले वो मल्लगण में गए और मल्लगण में अनुवैने एक गांव पड़ता है, अनुवैने गांव, वहाँ पे जाके इन्होंने जो है अपने सारथी और घोड़ा और केश, जो बाल हैं केश, उनको त्याग दिया, है ना। और उसके बाद जो है ये उसके बाद फिर ये वैशाली जाते हैं और वैशाली में अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। सांख्य दर्शन के जो आचार्य माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, आलार काला, उनको अपना प्रथम गुरु बनाया वैशाली में। ठीक है, लेकिन
आगे चलकर और वो यहाँ से भी छोड़ के और राजगृह जाएंगे, है ना। राजगृह में भी फिर ये जो है रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाएंगे, जो इनके दूसरे गुरु कहलाते हैं, ठीक है। और उनसे किस प्रकार की शिक्षा लेंगे, क्या बात होगी, वो हम आगे करेंगे। पहले मैं तब तक ये वाली बात मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, एक एक बात को, ठीक है। तो इसमें हम लिखना प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे सॉरी 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गौतम ने मध्य रात्रि को पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर बिना किसी की आज्ञा के गृह त्याग किया, ठीक है। बिना किसी की आज्ञा के और गृह त्याग कर दिया। अब कुछ भी कारण रहे हों, इनका मन तो प्रारंभ से ही था। हम जैसा कि देखते हैं भविष्यवाणी भी हुई थी, उसमें भी यही था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी हो गई थी। और इससे पहले भी महात्मा बुद्ध जो है, गौतम जो है, जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन करते रहते थे। मैंने आपको पहले पढ़ाया है, हमने भी पढ़ाई है ना। तो डीडी कौशाम्बी का ये मत कि रोहिणी नदी को लेकर विवाद था, पता नहीं उन्होंने किस आधार पे कहा है, लेकिन हमको बस इतना सा थोड़ा सा एक फैक्ट के रूप में याद रख लेना है कि डीडी कौशाम्बी साहब ऐसा भी मानते हैं। ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सवाल बनेगा तो इतना ही बनेगा जितना मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। नोट डाल के वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे नोट डाल देते हैं, नोट है ना, नोट डाल देते हैं। डीडी कौशाम्बी के अनुसार, डीडी दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी है ना इनका पूरा नाम है, डीडी कौशाम्बी डीडी कौशाम्बी के अनुसार गौतम के गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी विवाद मतलब राजनीतिक कारण, है ना, राजनीतिक कारण। रोहिणी नदी विवाद था मैं इधर ही लिख देता हूँ। यदि कट रहा हो तो आप लिख लेना, मेरे मैं जो बोला हूँ उस आधार पे ही, वैसे कट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब गृह त्याग किया, तो ये मल्लगढ़ गए और मल्लगढ़ के अनोमा नदी के तट पर अनुवैनीय गांव में जाकर इन्होंने जो है अपने सारथी और जो इनका जो घोड़ा था, कंथक, सारथी, घोड़ा व केश, इनका त्याग कर दिया। और कहते हैं कि इनका त्याग करने के बाद ये पद्मा ब्राह्मणी और जो है पद्मा ब्राह्मणी, रेमती और एक नाम और मिलता है त्रिदंडक, है ना। पद्मा ब्राह्मणी, रेमती और त्रिदंडक के आश्रम था, कुटिया थी, वहाँ पर भी ये गए थे, ठीक है। उसके बाद ये जो है वैशाली चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? वैशाली। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे लिख दो, इसके बाद
इसके बाद इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि मल्लगण कहाँ जाते हैं? मल्लगण के अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे अनु अनुवैनीय अनुवैनीय गांव अनुवैनीय गांव में जाकर केस घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था? कंथक, है ना? केस घोड़ा व सारथी त्याग दिए। ठीक है, केस घोड़ा व सारथी ये त्याग दिए, ध्यान रखना। और यहाँ पे कंथक विहार घोड़े के नाम पर, है ना, और जो है चूड़ामणि विहार यहाँ पे बने हुए हैं अभी भी, है ना, अवस्थित हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर कंथक विहार, ये घोड़े के नाम पर है ना, कंथक विहार व चूड़ामणि विहार, कंथक विहार व चूड़ामणि विहार अवस्थित हैं। कंथक विहार व चूड़ामणि विहार अवस्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हैं पद्मा ब्राह्मणी और रेमती और त्रिदंडक के आश्रम पर भी ये गए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पद्मा ब्राह्मणी, पद्मा ब्राह्मणी, रेमती व पद्मा ब्राह्मणी, रेमती व त्रिदंडक की कुटिया पर भी गए थे। कि कुटिया लिखे हैं, आश्रम लिखे हैं ना, कुटिया का मतलब आश्रम, एक ही बात है। कि कुटिया पर भी गए थे। ठीक है, कुटिया पर भी गए थे। इसके बाद ये चले जाते हैं वैशाली में, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लिख ही देता हूं सीधा। इसके पश्चात गौतम वैशाली गए, जहां पर सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से मिले। व इनको अपना गुरु बनाया। इस प्रकार आलार कालाम गौतम के प्रथम गुरु कहलाए। गौतम के प्रथम गुरु कहलाए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों, काफ़ी एग्जामों में और ये बड़ा ही आसान सवाल पूछा जाता है कि गौतम के प्रथम गुरु कौन थे, तो आपको आलार कालाम यहाँ पे दे देना है। और मैं बताऊँ आपको, आलार कालाम से और महात्मा बुद्ध ने शून्यवाद की शिक्षा ली थी
और एकिंच न्यायातन की शिक्षा ली थी, और अरूप अरूप समापति की शिक्षा ली थी। ठीक है, एकिंच न्यायातन, अरूप समापति और शून्यवाद की शिक्षा आलार कालाम से ली थी। ठीक है, इसके बाद ये कालाम को छोड़कर और आगे चले जाते हैं, राजगृह में चले जाते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगले एक फैक्ट के रूप में लिखते हैं कि कालाम से बुद्ध ने कालाम से बुद्ध ने एकिंच न्यायातन सॉरी अरूप समापति व शून्यवाद की शिक्षा ली। शून्यवाद की शिक्षा ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आलार कालाम, एक बार मैंने एक सवाल ऐसे देखा कि महात्मा बुद्ध आलार कालाम से कहाँ मिले थे। ठीक है, स्थान का नाम पूछ लिया, तो ये वैशाली, ध्यान रखना। ठीक है, वैशाली में मिले थे, ये सवाल पूछते हैं। इस प्रकार से पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कालाम प्रथम गुरु थे। ठीक है, आलार कालाम से कौन सी शिक्षा ली, एकिंच न्यायातन, अरूप समापति, शून्यवाद। ठीक है, ये शून्यवाद जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे चल के बड़ा ही बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरेगा, और इसकी डिटेल्ड व्याख्या हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे कि कालाम को छोड़कर, आलार कालाम नहीं लिख रहा मैं, कालाम लिख रहा हूँ ना। कालाम को छोड़कर गौतम वैशाली से राजगृह गए। वैशाली से राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों में गए। राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों राजगृह की जो व्यवहार पहाड़ियाँ थी यहाँ पर आए। राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों में आए। ठीक है, यहाँ पे बिंबिसार जो है, बिंबिसार इनको आधा राज्य देने का प्रलोभन देते हैं कि मैं आपको आधा राज्य दे देता हूँ, आप राज कर लीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने मना कर दिया, भैया आप राज आपके पास रखिए, ये सब मतलब कोई मतलब नहीं है। मतलब बुद्ध का इन सब चीज़ों से और ध्यान उचट चुका था, ये सब मोह माया लगने लगा था इनको, है ना। अभी आरंभ का समय है, उस समय तो ऐसा हुआ था, है ना। तभी तो राज्य ठुकरा दिया, बीवी और बच्चे ठुकरा दिए, घर बार ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि अभी इनको ज्ञान की तलाश है, अज्ञानता में ये घूम रहे हैं। बाद में जाके तो ये समाज सुधार की बात करेंगे, लेकिन अभी इनको ये संसार दुख में नजर आ रहा है, संसार में दुख ही दुख नजर आ रहा है। वैसे बाद में भी ये यही कहेंगे कि संसार में दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। ठीक है, लेकिन अब इनकी जितनी दृष्टि थी, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार पे इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बिंबिसार इनको आधा राज्य देने की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर बिंबिसार इनको आधा राज्य देने का प्रलोभन देते हैं, मगर गौतम अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये रुद्रग्राम पुत्र से मिलते हैं और सॉरी
रुद्रक रामपुत्र से नव संज्ञा सॉरी नव संज्ञा ना संज्ञायातन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना, और योग भी सीखते हैं, है ना। नव संज्ञा ना संज्ञायातन की संज्ञा की शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। मैं अगली फैक्ट के रूप में लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ मतलब राजगृह में ना, यहाँ पर गौतम रुद्रक रामपुत्र को रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाते हैं, दूसरा गुरु बनाते हैं। ऐसे दूसरा तो लिखा नहीं मिलता, ये तो मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ। मैं इसको मिटा भी सकता हूँ ना, क्योंकि बिना साक्ष्य के कुछ लिखना नहीं चाहिए। ना मूलम लिखते किंचित है, इतिहास में बिना साक्ष्य के कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। वैसे थे दूसरे ही, कई कोचिंग वालों ने लिखा भी रखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मिटा दिया इसको। इसलिए मिटा दिया कि मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि आपने किसके आधार पर लिखा है। यदि कोई मेरे से पूछ ले तो मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैं केवल एक तर्क प्रस्तुत कर सकता हूँ कि पहले गुरु आलार कालाम थे, तो संभवतः दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र ही होंगे। लेकिन तर्क के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का संबंध झूठा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। तो हो सकता है, संभावना है, तो मैं क्यों उसको लिखाऊं कि वो गलत बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर गौतम रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाते हैं तथा इनसे नव संज्ञा ना संज्ञायातन की शिक्षा लेते हैं, साथ ही योग भी सीखते हैं, साथ ही योग भी सीखते हैं, ठीक है। साथ ही योग भी सॉरी सीखते, ये सी बड़ा आएगा, आप लिख लेना ना, सीखते हैं, ठीक है। साथ ही योग भी सीखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं और उनको अपना गुरु यहाँ भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राजगृह को छोड़कर ये चले जाएंगे उरुवेला में, और उरुवेला में जब ये जाएंगे तो उरुवेला में इनको उरुवेला में इनको 5 ब्राह्मण मिलेंगे, जिसमें मैं बताऊं आपको, तो एक नाम मिलता है हमको अश्वजीव मिलता है ना, अश्वजीव मिलता है। एक नाम कौंडिन्य मिलता है, एक नाम भद्रिक मिलता है, एक महामना और एक वाक्य। इस प्रकार से 5 नाम मिलते हैं ना, अश्वजीव, कौंडिन्य, भद्रिक, और एक मिलता है महामना और एक मिलता है वाप्य। तो इन 5 ब्राह्मणों के साथ ये यहाँ पे रहते हैं उरुवेला में और तपस्या करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उरुवेला के सेनापति की पुत्री थी सुजाता, उसको काफ़ी दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस खुशी में उसने खीर बनाई और वो खीर लेकर आ गई कि चलो साधुओं को खिला के आते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वो खीर सुजाता के हाथ से खा ली। इस वजह से ये 5 ब्राह्मण नाराज हुए और मतलब बुद्ध को एक ऐसे ही समझ के चले गए कि ये रसिक प्रिय साधु हैं, ये साधु के वेश में एकदम बहरूपिया हैं, इनको मतलब अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, और इन्होंने एक स्त्री के हाथ से खीर खा ली, जबकि साधु को स्त्री के हाथ से खीर नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार का कोई लांछन वो बुद्ध पर लगाकर और बनारस की ओर चले जाते हैं। चारों साधु है ना, मतलब सारनाथ चले जाते हैं। गौतम बुद्ध वहीं रहते हैं।
लेकिन इस प्रकार से चलते चलते गौतम बुद्ध के 6 साल बीत गए थे, आरंभिक 6 साल, और वो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में अभी भी भटक रहे थे, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया था। अब हम इससे आगे की कहानी को जो है मैं लिखूंगा, उससे पहले मैं अभी ये जो कहानी बोल के सुनाई है छोटी सी, इसको मैं लिख देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा देता हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा। फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पे, फिर हम सारी बातों को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप विद्यार्थियों बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे, और अब जैसा कि आपको पता है वैकेंसी आ गई है, तो आप रोज़ की क्लास रोज़ तैयार कर लीजिए, बढ़िया से लिखो और बढ़िया उसको 2 बार पढ़ दो, उसी दिन पढ़ दो, और उसके बाद आप अगले दिन कैसे भी करके, और आज जो मैटर पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हल करो, ठीक है। जितना अधिक पिछले साल के पेपर हल करोगे उतने ही सफलता के करीब चलते चले जाओगे, क्योंकि इधर उधर की टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज मेरे जैसे भाई बनाते हैं जिनको आरपीएससी के लेवल का ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। कई जगह तो मैं देखता हूँ किस प्रकार से टेस्ट बनाते हैं कि उलूल जुलूल टाइप के प्रश्न डाल के और इतना आसान बना देते हैं, विद्यार्थियों को दे के 70% मार्क्स ले आते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमने तो है जो हमारी तैयारी बढ़िया है, 70% मार्क्स आ रहे हैं, 70 पे तो सिलेक्शन हो जाता है। हमारा एक मोटा सा आइडिया यही रहता है, 70 की जगह 75 80 भी आ जाते हैं, कई आसान पेपर इतने बनाते हैं तो आ जाते हैं, और विद्यार्थी बस ये सोचता है कि मेरी तो तैयारी बढ़िया है, और वो बस उसी रफ्तार से चलता रहता है। जबकि आरपीएससी का जो पेपर का लेवल होता है वो उससे कहीं बेहतर होता है, और जब आरपीएससी के लेवल से बेहतर जब तक हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज ना हो तब तक हम उस लेवल को जो है सॉल्व नहीं कर सकते, उस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो हम आसान पेपर सॉल्व करके जाते हैं ना, तो वहाँ आरपीएससी का पेपर हमें इतना हार्ड लगता है कि हम धराशायी हो जाते हैं, जाति धराशायी हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो ऐसे बंदे की ज्वाइन करो ताकि एक अच्छा लेवल का पेपर हो, और इतने गजब का लेवल का पेपर हो कि आपके पसीने छूट जाए पेपर को देखते ही। लेकिन ऐसा पेपर यहाँ पे हल करो और उसको चैलेंज लो कि जैसे इस वाले पेपर में आपके 40% मार्क्स आए, तो आप सामने वाले को चैलेंज दे दो कि सर आप जी चाहो इतना जटिल पेपर बना लो, हम उस पेपर में भी कम से कम 60% 65% या 70% नंबर लाने का मात्रा रखते हैं, और उस लेवल की तैयारी करो, तराशो अपने आप को, झोंक दो अपने आप को किताबों में और खो जाओ, डूब जाओ किताबों में बिल्कुल, और गजब की तैयारी करो। जब हम 7 दिन में एक टॉपिक तैयार नहीं कर सकते तो हम कैसे पूरा पाठ्यक्रम को हम एक साथ अटेम्प्ट कर देंगे बताइए, हैं। आप एक टॉपिक को तो जटिल से जटिल पेपर बढ़ जाए ना तो भी 70% 80% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एक टॉपिक में यदि इतने मार्क्स नहीं ला रहे तो पूरे पाठ्यक्रम में कैसे ला पाएंगे हम, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तो ही आपको कुछ फ़ायदा होगा। वरना आप सबसे बढ़िया है पिछले साल के पेपर लाओ और उन पेपरों को जितना हो सके उतना सॉल्व करो। मैं तो ये कहूँगा नेट के पेपर ले आओ, 1994-95 से नेट हो रहा है, 1994-95 से लेकर आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर ले आओ और पेपरों को हल करो आप, ठीक है। इस हिसाब से चलोगे ना, नेट के पेपर सॉल्व कर दिए ना यहाँ पे, तो आप तय मानना आरपीएससी का पेपर आपको एकदम, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया से तैयार करो, और जो भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो उसको गजब से तैयार करो, और गजब से तैयार करने का यही है, पहले क्लास लो, फिर अच्छे से उन नोट्सों को पढ़ो, और फिर आप एक उस टॉपिक से संबंधित जो पिछले साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करो, और फिर आप टेस्ट दे सकते हो। ये पूरी प्रोसेस है एक टॉपिक से गुजरने की। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक से गुजर जाओ, फिर देखो आप तैयारी जैसे मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से आप बोल सकते हो धड़ाके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो हम आते हैं यहाँ से, हमने क्या लिखा हाँ, आलर कलाम को छोड़कर वो रुद्रग्रामपुत्र को गुरु बना लिया था, और रुद्रग्रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ले ली थी कौन सी, दोनों प्रकार की शिक्षा की बात हमने की, नव संज्ञा ना संज्ञायतन, और जो है योग की शिक्षा भी ले ली थी। यहाँ तक की बात हमने की। अब वो राजगृह छोड़कर जाएंगे उरुवेला, और उरुवेला की कहानी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गौतम गौतम अब गौतम अब राजगृह को त्याग कर या छोड़कर, राजगृह को छोड़कर उरुवेला, है ना, उरुवेला वही बोध गया को कहते हैं, लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान होगा तब ये बोध गया कहलाएगा। अभी हम इसको क्या कह रहे हैं, उरुवेला कह रहे हैं, ठीक है, वही स्थान है, अलग नहीं है। गौतम अब राजगृह को छोड़कर उरुवेला या बोध गया आ जाते हैं, आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। मैं इनका नाम लिखना चाहूंगा यहाँ पे, तो एक नाम मैं लिख देता हूँ अश्वजीव, ठीक है, अश्वजीव। एक मैं लिख देता हूँ कौंडिन्य, एक लिख देता हूँ भद्रिक, एक है महामना, और एक है वाप्य। क्या है, वाप्य, ठीक है, वाप्य। ये 5 ब्राह्मण यहाँ पे मिलते हैं और इन ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध तपस्या यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पेन बदल लेता हूँ, ठीक है काला ही, लेकिन वो थोड़ा फीका पड़ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ब्राह्मणों के साथ गौतम तपस्या करते हैं, मगर इन ब्राह्मणों के साथ गौतम तपस्या करते हैं, मगर एक दिन उरुवेला के सेनापति की पुत्री सुजाता के हाथों से खीर खा लेते हैं, ठीक है। इस कारण उक्त पांचों ब्राह्मण बुद्ध का साथ छोड़कर और उरुवेला से कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं, ठीक है। उक्त 5 ब्राह्मण गौतम का साथ छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं, ठीक है, सारनाथ चले जाते हैं। इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो है समय बीतता है और यहाँ तक आते आते लगभग इनके आरंभिक जो 6 साल थे वो यहाँ पे बीत चुके होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म में और इस प्रकार से ये खीर खाने का जो मामला था वो हमें और भी देखने को मिलता है। जैसे एक बुद्ध थे, विपस्सी बुद्ध, उन्होंने खीर खाई थी, सुदर्शन की पुत्री के हाथों खीर खाई थी, है ना। इसके अलावा एक नाम मिलता है हमको सिक्खी बुद्ध ने पियदस्सी की पुत्री के हाथों खीर खाई थी। एक नाम मिलते हैं वेशसूय बुद्ध, है ना। वेशसूय बुद्ध ने जो है
वेशसूय बुद्ध ने खीर जो खाई थी वो खाई थी वेशसूय बुद्ध ने खीर, हाँ एक सिखी टना नाम की एक स्त्री थी, सिखी टना, है ना, उसके हाथों खीर खाई थी, है ना। वेशसूय बुद्ध ने सिखी टना के हाथों से खीर खाई थी, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, कई बार इस प्रकार का जो है सवाल पूछ लिया जाता है। सॉरी। तो बौद्ध धर्म में खीर खाने के उदाहरण, है ना, मैं यहाँ पे लिखूं बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में खीर खाने के उदाहरण, ठीक है। बौद्ध धर्म में खीर खाने के इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं विद्यार्थियों, जिसमें मैं जो है आपको लिखूं तो पहला नाम तो हमारा पहला मैं लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा विपस्सी बुद्ध का नाम, है ना। विपस्सी बुद्ध, विपस्सी बुद्ध ने जो खीर खाई थी वो खाई थी सॉरी सुदर्शन, सुदर्शन की पुत्री के हाथों से, है ना। सुदर्शन की सॉरी सुदर्शन की पुत्री के हाथों इन्होंने खीर खाई। इसके अलावा जो हमारे दूसरे नंबर पे आएंगे हाथों से, है ना, दूसरे नंबर पे मैं ले लूँ सिखी बुद्ध को। तो सिखी बुद्ध जो है सिखी बुद्ध, इन्होंने जो खीर खाई वो पियदस्सी की पुत्री के हाथों खाई थी। पियदस्सी की पुत्री के हाथों, है ना। तीसरे नंबर पे वेशसूय, वेशसूय बुद्ध, इन्होंने जो खीर खाई वो सिखी टना, सिखी टना के हाथों जो है इन्होंने खीर खाई थी, ठीक है। सिखी टना के हाथों, सिखी, सिखी टना, सिखी टना से खीर खाई, सिखी टना से खीर खाई, ठीक है। तो ये थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का नाम आता है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जो है सुजाता, गौतम बुद्ध ने सुजाता के हाथों से खीर खाई, के हाथों से खीर खाई, ठीक है। इसके अलावा एक ककुसंद का नाम भी मिलता है, ककुसंद ने भी खीर खाई थी, जो कि विजय संधा से खाई थी। ककुसंद ने ककुसंद ने विजय संधा से, ककुसंद ये भी नाम मिलता है। ककुसंद बुद्ध ने विजय संधा से खीर खाई थी, ठीक है। विजय संधा से खीर खाई, ठीक है। यहाँ पे खीर खाने में दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खीर के कुछ उदाहरण मिलते हैं। ऐसा सवाल कभी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको हमको तो अलर्ट रहना है। अधिकतर लोगों की धारणा ये रहती है कि जब कोई प्रश्न पेपर में छप जाता है तब जाके वो इम्पोर्टेंट नज़र आता है, उससे पहले वो इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आता ना, ये एक समस्या रहती है बड़ी, ठीक है। चलो आप इसको बढ़िया से तैयार करना। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इस प्रकार से गुजरते गुजरते लगभग महात्मा बुद्ध के और आरंभिक 6 साल गुजर गए थे, है ना। और अभी जो है ज्ञान की खोज ही इनकी जारी जारी थी ना। आर्य आर्य पर्यवेक्षणा इसको बोला जाता है। आर्य पर्यवेक्षणा में ही और जो है महात्मा बुद्ध के आरंभिक 6 साल गुजर गए थे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नोट डाल के, नोट लगाऊं यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ कि इस प्रकार
प्रकार, आप इसके नीचे लिखना ना, इसके नीचे लिख देना ऐसे, मेरे तो क्या यहाँ पे जगह बच रही है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इस प्रकार गौतम बुद्ध, इस प्रकार गौतम ही लिखूंगा मैं, इस प्रकार गौतम आरंभिक गृह त्याग के बाद से, गौतम गृह त्याग के बाद से, गृह त्याग के बाद से लेकर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक ज्ञान की खोज में, ज्ञान की खोज, ज्ञान की इस खोज को क्या नाम दिया गया है? आर्य पर्यवेक्षणा ना, आर्य पर्यवेक्षणा, ठीक है, आर्य पर्यवेक्षणा है ना, आर्य पर्यवेक्षणा, ज्ञान की खोज करते रहे, ठीक है, ज्ञान की खोज करते रहे, ठीक है। अब इस प्रकार से इनका जीवन गुजरता है। उरुवेला में ये अभी वर्तमान में है एक तरीके से, और उरुवेला से यानी कि बोध गया से 500 ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए हैं और ये वहीं पे तपस्या कर रहे हैं। अब इनको होगा ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, उरुवेला में ही एक निरंजना नदी है, उसके किनारे ये तपस्या स्टार्ट करते हैं, है ना। निरंजना नदी के किनारे ये तपस्या स्टार्ट करते हैं। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं। उसके किनारे पर जो है एक वृक्ष मिलता है, न्योग्रथ वृक्ष के नीचे बैठकर और तपस्या करते हैं, और कहते हैं कि 7 सप्ताह तक ये लगातार वहाँ पे तपस्या करते हैं। उस तपस्या के दरमियान जो है 49वें दिन मार इनकी तपस्या भंग करने का भी प्रयास करते हैं और इनको 3 प्रलोभन भी देते हैं। 3 प्रलोभन कहें या 3 जो है चेतावनी भी देते हैं एक तरीके से। चेतावनी कर क्या, इनको ऐसा मतलब ऐसे बताया गया था कि आपके जो पिता थे शुद्धोधन, उनको राज्य से निकाल दिया है और उस पर देवदत्त ने अधिकार कर लिया है। उसके अलावा एक दूसरा कारण, ये दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि दूसरा प्रलोभन ही हम कह सकते हैं इनको, दूसरा प्रलोभन ये देते हैं कि जो इनकी पत्नी थी यशोधरा को कैद कर लिया गया है, एक बात ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि जिस पे आप बैठे हो, मतलब प्रकृति का कुछ ऐसा उदाहरण देते हैं, है ना, कि जिस पे आप बैठे हो उसका ऋण आपके ऊपर है, कुछ इस प्रकार से देते हैं। तो लेकिन बुद्ध का किसी के इस प्रकार के प्रलोभन से कोई असर इनके ऊपर नहीं पड़ता और जो है इनकी तपस्या पूरी होती है। और अगले दिन यानी कि 50वें दिन, लगभग 49 दिन तो ऐसे गुजर गए, और कहते हैं कि अगले दिन की जो रात्रि थी उसमें बुद्ध को जो है त्रिविद्या की जानकारी हुई। त्रिविद्या कौन कौन सी? पूर्व जन्म का ज्ञान, और एक प्रतीत्य समुत्पाद, और एक दिव्य चक्षु अर्थात भविष्य को देखना या अगले जन्म के बारे में ज्ञान हुआ। और इसके बाद बुद्ध जो है तथागत बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, है ना, महात्मा बुद्ध कहलाए। और यह जो स्थान था उरुवेला, वो बोध गया कहलाया। और यहाँ पे ये जो वृक्ष था, यहाँ पे पीपल वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष या कुछ लोग वट वृक्ष लिखते हैं, तीनों ही नाम मिलते हैं, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष। इसके नीचे बैठकर ये 7 सप्ताह गुजारे थे। तो यह जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया, है ना। इस प्रकार से ये जो सॉरी ये जो स्थान है, स्थान बदल गया, स्थान का नाम बदल गया। और ये जो घटना थी ये संबोधि कहलाई, है ना, संबोधि कहलाई, है ना, संबोधि प्राप्त कर लिया मतलब महात्मा बुद्ध ने। और स्थान बोध गया हो गया उरुवेला से, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम परिवर्तन हुए। तो ये सारी बातें हैं, इनको मैं अब बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपने इसको उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के और हम हेडिंग डालते हैं ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और फिर उससे आगे की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अभी बात तो हमने कर ही ली है, उसको मैं बस नोट डाउन कर देता हूँ। आप भी साथ में उतार ही रहे होंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि वो मेरी आरंभिक क्लासों को देखें, ताकि आपको जो है
बढ़िया तरीके से और संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रत्येक बिंदु अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सॉरी, तो अब यहाँ पे एक छोटी सेटिंग डाल दीजिए, ज्ञान प्राप्ति, है ना, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति ये हेडिंग डाल दो। और अब इसमें हम लिखेंगे कि उरुवेला जब बुद्ध को, जब गौतम लिखेंगे यहाँ पे, जब गौतम को पांचों ब्राह्मण छोड़कर चले गए, पांचों ब्राह्मण छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए, तो गौतम कुरुवेला में ही रहे, या हम लिखेंगे छोड़ गए तब भी, हम यहाँ पे तब लिखते हैं, तब भी गौतम उरुवेला में ही रहे तथा तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे। ठीक है, तपस्या करते रहे। तो इस प्रकार से ये तपस्या कर ही रहे थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर निरंजना नदी, निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, फल्गु नदी के किनारे, के किनारे न्योग्रत वृक्ष के नीचे, न्योग्रत वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह तक तपस्या की, 7 सप्ताह तक तपस्या की। ठीक है, 7 सप्ताह तक तपस्या की। अब इन 7 सप्ताह के दौरान जो है 49वें दिन जब ये तपस्या कर रहे थे, तो मार ने इनकी, मार को कुछ लोग कामदेव बताते हैं, कामदेव ने जो है इनकी तपस्या भंग करने के लिए इनको प्रलोभन भी दिया, है ना। ठीक है, 49वें दिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तपस्या के 49वें दिन, 49वें दिन मार ने इनको 3 प्रलोभन दिए, मार ने इनको 3 प्रलोभन दिए। ठीक है, मार ने इनको 3 प्रलोभन दिए। 3 प्रलोभन कौन कौन से थे? 3 प्रलोभन में मैं बात करूं तो एक तो था कि जो शुद्धोधन थे इनके पिता, शुद्धोधन को कैद कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है, तथा देवदत्त ने राज्य पर अधिकार कर लिया है, राज्य पर अधिकार कर लिया है, तथा देवदत्त ने राज्य पर अधिकार कर लिया है। एक प्रलोभन तो ये दिया, फिर भी बुद्ध जो है टस से मस नहीं हुए, अपनी भक्ति में मस्त थे, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा प्रलोभन दिया कि यशोधरा को, इनकी जो पत्नी थी यशोधरा को कैद कर लिया गया है, यशोधरा को कैद कर लिया गया है, यशोधरा को कैद कर लिया गया है। और कुछ प्राकृतिक कारण भी बताए, प्राकृतिक
कारणों की भी बात की। ठीक है, प्राकृतिक प्रलोभन की भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राकृतिक प्रलोभन भी दिए लेकिन बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बुद्ध को जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मार ने इस प्रकार से प्रलोभन दिए लेकिन मार जो है तपस्या भंग करने में असफल रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उक्त प्रलोभनों के बाद भी, उक्त प्रलोभनों के बाद भी मार, उक्त प्रलोभन के बाद भी मार गौतम की तपस्या भंग नहीं कर पाए, गौतम की तपस्या भंग नहीं कर पाए। ठीक है, और कहते हैं कि अगले दिन की जो रात्रि आई, उस रात्रि को बुद्ध को त्रिविद्या की प्राप्ति हुई। ठीक है, तथा अगले दिन की रात्रि को, अगले दिन की रात्रि को गौतम को अगले दिन की रात्रि को गौतम को त्रिविद्या में क्या क्या आते हैं, त्रिविद्या में आते हैं हमारे मतलब एक तो पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ इनको, पूर्व जन्म का ज्ञान, दूसरा प्रतीत्य समुत्पाद है ना, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, कार्य कारण सिद्धांत है ना, ये क्या है, कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, मतलब किसी भी काम के होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कार्य कारण सिद्धांत। इनको ये पता चला कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये बात बताई, इस बात का एहसास गौतम बुद्ध को यहाँ पे हुआ था। इसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, एक प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ, तीसरा ज्ञान जो हुआ वो हुआ दिव्य चक्षु मिल गए इनको। दिव्य चक्षु का मतलब होता है भविष्य को देखना, है ना, भविष्य देखना। ठीक है, तो इन चीजों का ज्ञान बुद्ध को हुआ। ठीक है, त्रिविद्या का ज्ञान हुआ, त्रिविद्या का ज्ञान हुआ। ठीक है, त्रिविद्या का ज्ञान हुआ। और इस समय बुद्ध जो थे वट वृक्ष या कहते हैं वट वृक्ष या पीपल वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, है ना। इस समय बुद्ध पीपल या वट वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, ये वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, ये कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। सॉरी, यह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, यह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, यह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। और यह जो घटना थी इस प्रकार से संबोधि की घटना कहलाई। गौतम जो है महात्मा बुद्ध हो गए, तथागत कहलाए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा यह घटना
यह घटना संबोधि कहलाई, संबोधि कहलाई, यह घटना संबोधि कहलाई। उरुवेला, उरुवेला में ये ज्ञान मिला था। उरुवेला अब बोध गया कहलाया, बोध गया कहलाया। व यह वृक्ष, यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, है ना। यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है। यह वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। वे गौतम, वे गौतम महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध वे तथागत कहलाए। महात्मा बुद्ध वे तथागत कहलाए, महात्मा बुद्ध वे तथागत कहलाए। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त होता है विद्यार्थियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये घटना थी। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। स्थान उरुवेला था जो बोध गया कहलाया, है ना। महात्मा बुद्ध के गौतम जो है महात्मा बुद्ध कहलाए या तथागत कहलाए, ठीक है। इस प्रकार से ये जो वृक्ष था, पीपल वृक्ष कहें, वट वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष जो था वो बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है। वर्तमान में इस बोधि वृक्ष की जो है 6 पीढ़ियां अस्तित्व में मानी जाती हैं। कहते हैं कि इसको सबसे पहले जो है पुष्यमित्र शुंग ने इसको कटवा दिया था, फिर तिस्य रक्षिता ने इसको कटवा दिया था, फिर जो है शशांक ने इसको कटवा दिया था, और बाद में सॉरी मुस्लिम आक्रांताओं ने कटवा दिया था। एक बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो गया था, और कहते हैं कि 6ठी बार इसको कनिंगम महोदय ने लगवाया था, ठीक है। कनिंगम महोदय के द्वारा लेटेस्ट लगवाया हुआ माना जाता है बोधि वृक्ष को। इस प्रकार से इस बोधि वृक्ष की जो है 6 पीढ़ियां हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बोधि वृक्ष की 6 पीढ़ियां अस्तित्व में हैं, है ना। 6 पीढ़ियां अस्तित्व में मानी गई हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस बोधि वृक्ष की, ये जो बोधि वृक्ष है इसकी जो है 6 पीढ़ियां अस्तित्व में हैं, अस्तित्व में हैं, है ना। 6 पीढ़ियां कौन कौन सी? सबसे पहले तो इन 6 पीढ़ियों का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। पहले तो पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने, और दोबारा जो है तिस्य रक्षिता, तिस्य रक्षिता, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, तिस्य रक्षिता, और तीसरे नंबर पे शशांक, ठीक है, शशांक। और चौथे पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शशांक के बाद मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, ठीक है। 5वें नंबर पे सॉरी प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप। और 6ठे नंबर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कनिंगम वाला, है ना। कनिंगम द्वारा लगवाया जाना, ठीक है। देखो इनके द्वारा तो नष्ट किया जाना, है ना। इन्होंने तो नष्ट किया था, है ना। इन 5 ने तो नष्ट किया था, है ना। मैं यहाँ पे बता दूं, इन्होंने तो क्या है, इन्होंने तो नष्ट किया, है ना। नष्ट किया, या मैं कह सकता हूँ कटवाया था, है ना। इन लोगों ने तो कटवा दिया था इसको, और कनिंगम ने इसको लगाया था। इस प्रकार से हम कहते हैं कि इसकी 5 पीढ़ियां अस्तित्व में रही है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे महाविनिष्क्रमण से संबोधि तक की घटना
जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, संबोधि तक की जो है घटना मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है, संबोधि। ठीक है, ये मैंने धी इसमें बड़ा लिख दिया, ये छोटा आएगा। ठीक है, संबोधि। और इससे आगे की बात विद्यार्थियों हम जो है अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, अच्छे रहें और लगातार पढ़ते रहें।